साथियों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सीरीज़ के अगले लेक्चर में, जिसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते आ रहे हैं। इस लेक्चर के अंत में हम इस टॉपिक से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट में हल करेंगे। इसका उद्देश्य है कि आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए पूरा आत्मविश्वास मिले और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। यह लेक्चर रेलवे, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो आइए बिना समय गंवाए एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं एटम की। एटम एटम पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी एलिमेंट की सभी विशेषताओं को बनाए रखती है। किसी भी तत्व की सभी विशेषताओं को बनाए रखती है। एलिमेंट यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेनली कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साथियों, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की जो आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इसके बाद में जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। आपने देखा होगा कि अभी जो रेलवे की इस साल लगने वाली पहली एग्जाम एएलपी है, उन सभी एग्जाम में, उन सभी शिफ्ट में जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहले का जो ट्रेंड था यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। अब अगर आपने डीपली उसको एनालिसिस किया है, डीपली चैप्टर को समझा है, तो ही आप उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे पहला आता है न्यूक्लियस। यह परमाणु का वह केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, बात करते हैं परमाणु में ही यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है साथियों कि ये नाभिक के चारों ओर कक्षा, जो नाभिक है, सपोज ये हमारा एटम है। ठीक है, 1 सेकेंड। सपोज ये एक परमाणु है, एटम है, और परमाणु के नाभिक में, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में एक नाभिक स्थित होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। साथियों, ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, मैं आपको चैप्टर का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रोटॉन की बात की, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन की बात की, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये आवेशहीन होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। इनका जो आवेश है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए यह बहुत ही अत्यंत हल्का तत्व होता है। अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको आसान भाषा में समझा कि एटम होते क्या हैं। तो सरल भाषा में अगर समझे तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आवेशहीन यानी कि बिना कोई आवेश का होता है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डिटेल में एटम। एटम जो है, हमने देखा कि परमाणु की सबसे छोटी इकाई है जो कि किसी तत्व की सबसे सभी विशेषताओं को बनाए रखती है। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना बिल्कुल असंभव है। हमने देखा है कि हमारे आसपास जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं या फिर कोई भी मटेरियल आप उठा के देख लीजिए, हर एक पार्टिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है, और जो वो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना होता है। और एटम में कौन से होते हैं, एटम में होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है, तो यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है एटम। इसका जो नाम दिया था एटम का, किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने नाम दिया था। ठीक, डेमोक्रिटस ने एक तरीके से सबसे पहले जो नाम दिया था वो था एटोमोस। क्या दिया था, एटोमोस, जिसका अर्थ होता है इनडिविजिबल यानी कि अखंडनीय, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते।
अब आता है जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन नियम। एटॉम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके सबसे पहले हम कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है? यह जो नियम है यह दिया गया था लेवोजियर के द्वारा। किसके द्वारा? लेवोजियर जो वैज्ञानिक रहे और जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। इन्होंने यह नियम दिया था। कौन सा? केमिकल कॉम्बिनेशन रूल। इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कैटेगरी में इनको बांटा गया था इस नियम को। एक तो होता है द्रव्य संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक है स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके दौरान मास यानी कि द्रव्य, जो द्रव्य है यानी कि उसका जो मास है वो न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। कुल द्रव्य का मान प्रारंभ यानी कि इनिशियल स्टेज में और लास्ट स्टेज में इक्वल रहता है, समान रहता है। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसमें? पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है, अगर ये मिलकर के 44 ग्राम CO2 बनाते हैं, तो जो कुल द्रव्य है यानी कि जो मास है वो पहले और बाद में समान रहेगा। यानी कि कार्बन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 32 अणु, ये टोटल कितने हुए? केमिकल रिएक्शन से पहले ये टोटल हुए 44। तो बाद में भी ये जब CO2 बनेगा तो ये जो एटम है ये 44 ही रहेंगे, यानी कि 44 ही रहेंगे। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो है स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में उसके घटक तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े रहते हैं। यह अनुपात उनकी संख्या या भार के अनुसार स्थिर होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं एग्जाम्पल H2O का। H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार है उसका अनुपात हमेशा 2:1 ही रहेगा। 2:1 ही रहेगा। आप कोई सा भी वाटर, कहीं का भी वाटर उठा के देख लीजिए, चाहे घर का ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे किसी पॉन्ड का हो, चाहे किसी रिवर का हो, चाहे समुद्र का हो, ओशन का हो, कहीं का भी वाटर उठाकर देख लीजिए आप, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 ही अणु होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रासायनिक संयोजन का नियम यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन रूल। अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणविक सिद्धांत यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले ये बताता है, ये सिद्धांत क्या बताता है कि यह बताता है कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? एटम्स से मिलकर बना होता है। सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, उससे मिलकर बने होते हैं। अगर यह हम सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन द्वारा किसमें? 1808 में दिया गया था। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि पदार्थ की संरचना कैसी होती है और केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे कि सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हर एक चीज़, जैसे लकड़ी, पानी, हवा, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है वो अविभाज्य है यानी कि इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु जुड़ते हैं। उस जो मॉलिक्यूल है, जो एटम, उस मॉलिक्यूल के जो एटम हैं यानी कि जो परमाणु है, सिर्फ वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ही भाग लेते हैं, वो ही अलग होते हैं और वो ही पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये होता है परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट के सभी परमाणु का भार और रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का भार और रासायनिक गुण समान होता है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का हर परमाणु एक जैसा होता है। आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, अगर उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो उनका जो परमाणु का भार है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। ठीक, जैसे कि जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन परमाणु का गुण और भार एक समान होता है। कहीं का भी ऑक्सीजन उठा के देख लीजिए आप, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की या किसी सिलेंडर में, तो कहीं का भी उनका जो परमाणु का गुण है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स हैं और उसका जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु का भार और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है। ये दोनों जो परमाणु हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनका भार भी अलग होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। इनका जो भार है और गुण ये दोनों अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इन दोनों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अगर ये कंबाइंडली भी वाटर का निर्माण करते हैं तो भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का बिल्कुल अलग अलग परमाणु भार और उनके प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। परमाणु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। जब परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक, इससे एक नए पदार्थ यानी कि यौगिक का कंपाउंड का निर्माण होता है। हम बार बार एग्जाम्पल लेंगे H2O का। आप देख रहे होंगे कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ करके पानी बनाते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की, तो CO2 में भी एक कार्बन और ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स की, यानी कि तत्वों के प्रतीक, जिनको कहां से लिया गया है। तत्वों को पहचानने और लिखने के लिए सिंबल्स की आवश्यकता होती है। ये प्रतीक छोटे और आसान होते हैं, जिनसे एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उनको रिटन वे में लिखना आसान हो जाता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि आइए देखते हैं कौन कौन से जो एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण हैं। आयरन की बात करते हैं तो ये जो है ये फेरम से लिया गया लैटिन नाम है। इसका जो आयरन का जो उपयोग है इसे स्टील बनाने में किया जाता है। अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो प्रतीक है वो Na होता है और इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो साल्ट बनाने में किया जाता है। किसमें? साल्ट में। बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का प्रतीक K होता है और लैटिन नाम इसका कैलियम है। ठीक है, जो कि बनाना में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। बात करें कॉपर की, तो कॉपर का प्रतीक सिंबल Cu होता है और इसका जो लैटिन नाम है वो है क्यूप्रम। ठीक, ये इलेक्ट्रिक वायर में बनाने में यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष जानकारी की। कैसे कि अगर हम बात करें कि वर्जिलियस ने सबसे पहले रासायनिक प्रतीक दिए। जो रासायनिक प्रतीक हैं, वर्जिलियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बहुत पहले ही 19वीं सदी के प्रारंभ में ही रासायनिक तत्वों के प्रतीकों की प्रणाली बनाई गई थी और यह जो सिस्टम है भी आज भी लागू है। डॉल्टन ने इन्हें सबसे पहले उपयोग में लिया। डॉल्टन ने जो अपनी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे समझने और एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए जो वर्जिलियस के द्वारा बनाए गए प्रतीक हैं उनका उपयोग किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्जिलियस का योगदान आज भी केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बनाए गए जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, वो आज भी सभी केमिकल एलिमेंट्स को पहचानने और लिखने में काम आते हैं। और डॉल्टन ने इन प्रतीकों को व्यापक रूप से स्वीकार किया और जो केमिकल रिएक्शंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु के उप परमाणविक। देखो हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जो परमाणु होता है उसके भीतर भी एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, और ये है नाभिक। ठीक है, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के भीतर एक कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम उप परमाणविक कण कहा जाता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये जो कण हैं परमाणु के कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं।
कि परमाणु का क्या गुण होगा और उसकी संरचना कैसी होगी, ये इन पर डिपेंड करता है। जो मुख्य उप परमाणविक कण हैं, कौन से, जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, होने को तो कई होते हैं, लेकिन जो हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो आवेश है ये -1 यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है कि आवेश की जो मापक है, आवेश का मापक क्या है, कूलाम। ठीक है, कूलम आवेश का मापक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो यह 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसकी जो लोकेशन है वो नाभिक के बाहर होती है, ये नाभिक के बाहर होती है, ठीक है, जो कि परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। इसके अगर हम गुण की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो यह जो कण नकारात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है और परमाणु के रासायनिक गुणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, वो कौन होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये इलेक्ट्रॉन ही इसमें मेन उछल कूद करता रहता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो आवेश है वो +1 यूनिट होता है, जिसका मतलब है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें तो हुआ माइनस और इसमें हुआ प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द्रव्यमान की बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये प्रोटॉन का भार होता है। ठीक, इसकी लोकेशन की बात करें तो यह नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रॉपर्टीज वही हैं कि यह एक सकारात्मक कण आवेश है, पॉजिटिव चार्ज रखता है और परमाणु के क्रमांक, परमाणु के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को निर्धारित करता है कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन में जैसे एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक, बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का अगर चार्ज की बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं ये एक नो चार्ज होता है, आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, यानी कि जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक, मास में दोनों इक्वल होते हैं। स्थिति यानी कि लोकेशन की बात करें तो यह भी नाभिक के अंदर स्थित होता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करें तो वह कि यह न्यूट्रल होता है और परमाणु के द्रव्यमान को बढ़ाने में मदद करता है। जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक जो मास है उसको एनहेंस करने का काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है। हालांकि ये आवेशहीन होता है, ये पड़ा रहता है, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं करता, लेकिन ये परमाणु के द्रव्यमान को बढ़ाने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये रहा हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में विवरण। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो साथियों, हमने देखा ब्रीफली कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का उप परमाणविक कण है। क्यों? क्योंकि यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सबसे हल्का सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसका? परमाणु का। यह ऋणात्मक आवेश के साथ होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन नाभिक में पाया जाने वाला धनात्मक आवेश वाला कण होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाने वाला आवेश रहित कण होता है। ठीक, क्लियर? अब बात करते हैं इनके खोजकर्ता की। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन, जिन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज से युक्त होता है। थॉमसन ने इसे कैथोड रे के प्रयोग के माध्यम से खोजा था। किसके माध्यम से? कैथोड रे के प्रयोग के माध्यम से खोजा था। ठीक है, बात करें प्रोटॉन की
तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, किसमें? 1917 में। 1917 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज जब की थी जब उन्होंने परमाणु के नाभिक में एक सकारात्मक रूप से चार्ज कण पाया था। यानी कि जब प्रोटॉन की खोज कर रहे थे रदरफोर्ड, तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाया जाता है, जिसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। और रदरफोर्ड ने इसके लिए एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके दौरान उन्होंने यह बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और नाभिक में सकारात्मक आवेश होता है। ठीक। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। 1932 में। ठीक। जेम्स चैडविक ने बताया था कि न्यूट्रॉन एक आवेश, परमाणु के नाभिक में एक आवेश रहित कण होता है। यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ सिचुएट होता है, जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। चैडविक ने यह सिद्ध किया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई आवेश बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक। अब बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात करें तो यह 1904 में दिया गया था। जे थॉमसन ने, ये अगर हम बात करें थॉमसन के परमाणु मॉडल की, तो जे थॉमसन ने 1904 में परमाणु के बारे में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम बोल सकते हैं पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर यानी कि सकारात्मक आवेशित गोले के समान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एटम है वो एक सकारात्मक आवेशित गोले के समान होता है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह समाहित होते हैं। आप देख सकते हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये बीजों की तरह समाहित होते हैं, और ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज बताया गया था थॉमसन के अकॉर्डिंग। ये मॉडल आखिर था क्या? जो परमाणु का आकार है, थॉमसन के जो अनुसार परमाणु का एक गोलाकार संरचना होती है। यह पूरी तरीके से पॉजिटिव आवेश से भरा होता है, जैसे एक गोल आकार का रस भरी तरबूज का गूदा। ठीक है, तरबूज जो है आपने देखा होगा। इस जो पॉजिटिवली स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि पूरी तरह से समाहित होते हैं। जैसे तरबूज के बीज में, जो तरबूज है इसके बीज गूदा जो है, एक तरीके से ये जो प्यूपिल है, सॉरी ये जो देख रहे हैं लाल पार्ट, रेड पार्ट जो है, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो बीज हैं ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर कहीं भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर नहीं होती। कहाँ स्थिर होते हैं ये पता नहीं, लेकिन होते जरूर हैं। ये थॉमसन ने बताया था, थॉमसन के परमाणु मॉडल ने। ठीक। तो अगर हम बात करें ब्रीफली, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार जो तरबूज का गूदा वो तो होता है पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो होते हैं बीज। वैसे ही परमाणु में सकारात्मक आवेश और नकारात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मॉडल की जो विशेषताएं वो ये थी कि थॉमसन के मॉडल में परमाणु को एक सकारात्मक गोले के रूप में देखा गया, जिसमें नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन समाहित होते थे। इस मॉडल ने परमाणु के आकार और उसके अंदर मौजूद कणों के बारे में एक शुरुआती समझ दी थी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु की संरचना को अधिक सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया था पहली बार। किसने? थॉमसन जी ने। लेकिन कुछ समस्याएं आई थी। समस्याएं क्या थी? कि एक तो परमाणु की स्थिरता को लेकर के थॉमसन के मॉडल में यह नहीं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज गोले में स्थिर क्यों रहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड गोले के अंदर नकारात्मक आवेश से जुड़े होते हैं, कैसे? नेगेटिवली चार्ज से जुड़े होते हैं, तो उन्हें गोले से बाहर निकलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस मॉडल में परमाणु की स्थिरता को स्पष्ट नहीं किया गया था। और दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इस मॉडल में यह भी स्पष्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से उस पॉजिटिवली स्फीयर में घूमते हैं, या उनकी जो स्थिति है क्या होती है। इसके बावजूद यह माना गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन वे स्थिर नहीं थे। और तीसरी समस्या ये हुई थी कि रदरफोर्ड के प्रयोग से इसकी विफलता का मेन कारण ये था कि जो थॉमसन के मॉडल के बाद में जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रयोग को चुनौती दी थी। कैसे? कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था।
ठीक है, जिसमें यह दिखाया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। और परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है, जबकि थॉमसन के मॉडल में परमाणु को पूरी तरह से सकारात्मक आवेशित माना गया था, यानी कि पूरी तरीके से कहा गया था कि परमाणु पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि वैसे तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो अपने समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था। क्यों? क्योंकि इसने परमाणु के मॉडल में हमारी समझ को बहुत हद तक बढ़ा दिया था। हालांकि इस मॉडल में कई महत्वपूर्ण समस्याएं थी और बाद में रदरफोर्ड और बोहर के मॉडलों ने इसे सुधारने की दिशा में और स्पष्टता प्रदान की थी और क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई कैसे एटम एटम में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं और उनकी स्थिति क्या होती है। तो रदरफोर्ड और फिर बाद में आए थे बोहर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है थॉमसन के अकॉर्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह समाहित होते हैं। इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई थी, जिसमें जो तरबूज का गूदा है उसे धन आवेश माना गया और तरबूज के बीज हैं उसे इलेक्ट्रॉन माना गया। समस्या ये रही कि यह मॉडल परमाणु की स्थिरता और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को सही से समझ नहीं सका। तो इसके बाद में आए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि आया 1911 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया था कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के बारे में नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया न्यूक्लियर मॉडल, यानी कि नाभिकीय मॉडल। यह मॉडल थॉमसन के परमाणु से, थॉमसन के जो मॉडल है उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की अवधारणा दी, जिसे कहा गया न्यूक्लियस। जिसे क्या कहा गया? न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट द्वारा इस मॉडल को प्रस्तावित किया। किसके द्वारा? गोल्ड फॉयल। आप देख सकते हैं ये गोल्ड फॉयल है, यानी कि सोने की पतली पन्नी। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। कैसे? कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर डाला। ये जो सोने की पन्नी है इस पर अल्फा पार्टिकल्स को डाला। अब क्या हुआ? ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी रुकावट के सीधे पन्नी से निकल गए। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का बड़ा हिस्सा खाली होता है, बिल्कुल एकदम एम्प्टी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये रहा। कुछ कण हुए जो थोड़े मुड़े यानी विक्षेपित हुए और कुछ तो 90 डिग्री से भी ज़्यादा मुड़ गए। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि इससे रदरफोर्ड को यह समझ आ गया कि परमाणु के भीतर कहीं ना कहीं एक बहुत ही छोटा और शक्तिशाली केंद्र है, सेंटर है परमाणु का, बहुत ही शक्तिशाली। ठीक है, जिससे कि जिस कारण जो अल्फा पार्टिकल्स उस पर आपतित हुए थे वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा मुड़ गए थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। वो ये थी कि परमाणु के जब अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई थी तो ज्यादातर जो अल्फा कण हैं वो इस पन्नी को भेदते हुए निकल गए। यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। जैसे यानी कि जब अल्फा कण बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं तो इससे यह साफ हो जाता है कि परमाणु का एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है। दूसरी अवधारणा क्या क्रिएट हुई कि इसमें न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। यह केंद्र परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा समेटे हुए हैं, यानी कि जो परमाणु का जो एटम का जो मास है उसका मैक्सिमम हिस्सा ये न्यूक्लियस ही लेकर बैठा है। ठीक। और तीसरी बात यह आई कि इलेक्ट्रॉन्स की, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नाभिक के आसपास गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें भी एक और समस्या आ गई। वो क्या थी? कि रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझ पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास घूमते हैं तो उन्हें ऊर्जा क्यों नहीं खोनी चाहिए और वे कभी नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं। ये सवाल रदरफोर्ड के मॉडल में हल नहीं हो सका। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो जैसे हमारे आसपास एक बड़ा मैदान है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए परमाणु का खाली हिस्सा है। अब इस मैदान में एक छोटी सी गेंद है जो कि इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो दौड़ रही है।
अब इस मैदान के बीच में एक बड़ा बंकर खड़ा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं जो नाभिक है, जो नाभिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो बहुत भारी और शक्तिशाली है। इस बंकर के पास बहुत सारी ऊर्जा है। जो बंकर खड़ा हुआ है, जो बंकर है, वहाँ सॉरी बंकर जो बना हुआ है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन यह गेंद कभी इस बंकर में क्यों नहीं गिरती? इस सवाल का उत्तर रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं था। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल से हमने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया कि परमाणु का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्थायित्व है समझाने में यह मॉडल पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रयोग था वो तेज गति वाले अल्फा पार्टिकल्स की पतली सोने के पन्नी पर बौछार करवाई। अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए पन्नी से गुजर गए और कुछ कण डिफ्लेक्टेड हुए और कुछ 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर पलट गए। ठीक। निष्कर्ष कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु में हमने देखा परमाणु में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होते हैं और उसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का अधिकांश भाग मास जो है वो नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षाओं यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। संरचना की बात करें तो न्यूक्लियस धनावेशित होता है और बाहरी भाग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। समस्या यानी कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या आई कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के स्थायित्व को स्पष्टता के साथ नहीं समझाता है। तो इसके लिए फिर आए बोहर जी, नील्स बोर। ठीक है, जो कि उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था 1913 में। नील्स बोर ने 1913 में परमाणु के बारे में नया और महत्वपूर्ण विचार पेश किया। उन्होंने परमाणु के बारे में ये बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ बातें बिल्कुल अलग थी। कैसे? बोर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉनों के बारे में बहुत कुछ समझाया, खासकर उनके कक्षाओं में घूमने के तरीकों को लेकर के। ठीक। सबसे मेन बात क्या थी? मेन बात यह थी कि बोर ने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा और धनावेशित नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ निश्चित कक्षाओं यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कक्षाओं के नामकरण की, तो बोर ने इन कक्षाओं को KLMN जैसे नाम दिए। इन कक्षाओं को जो नाम दिए थे गणितीय रूप से n = 1 2 3 4 ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, जहां जो n है ये है कक्षा की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। अगर हम बात करें एनर्जी स्टेबिलिटी की यानी ऊर्जा स्थिरता की, तो हर एक ऑर्बिट की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। बोर के अकॉर्डिंग जब एक इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनेट ऑर्बिट में होता है यानी किसी निश्चित कक्षा में होता है, तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, एकदम स्टेबल रहती है। यानी वह ऊर्जा को न तो खोता है और न ही उसे उसका मतलब ऊर्जा को न तो नष्ट करता है और न ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बात करें अगर एनर्जी चेंज की, तो ये कब होती है? एनर्जी चेंज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की ऊर्जा बदलती है। क्या होती है? परमाणु की ऊर्जा बदलती है। अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा उसे मिलती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में जा रहा है तो जो ऊर्जा है वो निकलती है, यानी ऊर्जा की कमी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। तो एटम के चारों ओर क्या है? KLMN इस प्रकार की क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, जिन्हें हम KLMN से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एनर्जी चेंज में एनर्जी का क्या रिस्पॉन्स रहता है,
तो ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के कक्षा से एल कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा मिलती है, के से अगर एल में जाएगा तो उसे एनर्जी मिलेगी, और जब वही इलेक्ट्रॉन अगर एल से के में आएगा तो ऊर्जा रिलीज होगी, एनर्जी का रिलीजेशन होगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। आसान उदाहरण से अगर हम समझें तो जैसे कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मान लो अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बीच जाना, अगर आप एक कदम ऊपर चढ़ते हैं यानी ऊपरी कक्षा में जाते हैं तो आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, और अगर आप एक कदम नीचे उतरते हैं यानी निचली कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, ऊर्जा रिलीज होती है। तो बोर का मॉडल भी इसी तरह से बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच एनर्जी के साथ जाते हैं और उनकी जो एनर्जी है उसको स्टेबल रखते हैं जब तक वे कक्षा में रहते हैं तब तक। ठीक, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है कि कैसे देख सकते हैं। बोर के मॉडल की जो विशेषता है वो 1913 में दी गई थी। परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनाभिषिक्त कण होता है, धनाभिषिक्त नाभिक होता है, न्यूक्लियस कहते हैं जिसे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को KLMN या फिर अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो इनको n = 1 2 3 के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्थिर होती है। ठीक, अब बात तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बोर के मॉडल में ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये है के शेल, ये एल, एम और एन शेल। के शेल को 1, n = 1 से, एल को 2 से, एम को 3 से और एन को 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। हालांकि बोर का मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन यह केवल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही सही था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और जब एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था। सॉरी, लेकिन बोर के इस मॉडल ने हमें परमाणु के बारे में और अधिक समझने में मदद की, खासकर इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं में घूमने और उनके ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया। ठीक, अब बात करते हैं एनर्जी चेंज की। जैसा कि हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो परमाणु की ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा का ह्रास या वर्धन केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर डिपेंड करता है। ठीक, अब बात करते हैं आयन, आयन की। ठीक है, यानी कि आवेश। आयन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह उन कणों को कहा जाता है जिनमें आवेश होता है, यानी जो धनात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। ये पार्टिकल तब बनते हैं जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खोते हैं या प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आयन्स की तो ये होते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अगर हम बात करें आयन्स की, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन जब किसी परमाणु या अणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस कण का आवेश धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार के आयन को धनायन कहते हैं यानी कैटायन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो Na यानी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलने से वह धनायन बन जाता है। यानी धनायन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को खो करके पॉजिटिव हो गया हो, जिसे हम कैटायन में रखते हैं। धनायन का मतलब क्या होता है कि वो धन है उसके पास, एक तरीके से पॉजिटिव आयन जैसे लग जाएगा, वो कैटायन कहलाएगा। बात करते हैं ऋणात्मक आयन की यानी कि नेगेटिवली चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? जब किसी परमाणु या अणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उस कण का आवेश नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम एनायन कहते हैं यानी कि ऋणायन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह Cl- बनाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वो नकारात्मक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर कंबाइंडली देखें तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें क्या होता है कि सोडियम Na और क्लोरीन Cl के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है
इस प्रतिक्रिया के दौरान Na एक इलेक्ट्रॉन खोता है, Na एक इलेक्ट्रॉन खोता है और Cl उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा Na पर तो आ गया धनायन और Cl पर आ गया ऋणायन। अच्छा, बात करते हैं कि ये कैसे याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए, देगा वही जिसके पास होगा। ठीक है, यानी कि जिसके पास, एक तरीके से दान वही करेगा जिसके पास धन की उपलब्धता होगी। तो Na ने दान किया है, यानी इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ये खूब धनवान है। तो ये इलेक्ट्रॉन को देते ही पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, और लेगा वही, यानी कि जो दान लेने वाला कौन होता है, जिसके पास कुछ कमी होती है, यानी वो पहले से ही नेगेटिव में चल रहा है। नेगेटिव में चल रहा है, इसका मतलब ये कि उसको ज़रूरत है चार्ज की। तो एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो Cl ने ग्रहण कर लिया, तो इसलिए Cl पर माइनस आएगा। ठीक, आयन की बात करें तो आयन हमारे आसपास के वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे किसी भी घोल में आयन तब आते हैं जब नमक जैसे NaCl पानी में घुलकर आयन में बदल जाता है। आयन हमारे शरीर में भी काम करते हैं। कैसे कि रक्त में सोडियम और पोटेशियम आयन हमारे नर्वस सिस्टम और जो मसल्स हैं उसको सही से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आयन की महत्वपूर्ण बात है। एक तरीके से ये इम्पोर्टेंस रखते हैं पार्टिकल्स में। अब बात करते हैं एग्जाम पर्सपेक्ट से न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन आखिर में इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। न्यूट्रॉन वह सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी कि यह उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है और इसका कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता। बात करें इसके जो द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। लोकेशन की बात करें तो यह न्यूक्लियस में स्थित होते हैं, जहां प्रोटॉन के साथ मिलकर के परमाणु के द्रव्यमान को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवेश, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का कार्य देखते हैं एक बार कि फंक्शन क्या है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थिरता बनाए रखते हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? न्यूट्रॉन। यदि न्यूट्रॉन न हो तो प्रोटॉन अपने धनात्मक आवेश के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और नाभिक जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है परमाणु में, परमाणु के नाभिक में। न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा में न्यूट्रॉन के उपयोग से नाभिकीय विभाजन यानी कि न्यूक्लियर फिजन होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमने देख लिया कि अब जैसे अगर इसके बात करें अगर न्यूट्रॉन की, तो इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं। कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और इसलिए यह बहुत ही हल्का तत्व है। ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। और ट्राइटियम की बात करें, ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है जिसमें दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। तो आइसोटोप के बारे में हम अभी इसी लेक्चर में बाद में बात करेंगे। तो हमने समझा कि न्यूट्रॉन वह सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कोई आवेश नहीं होता और यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ मिलकर के उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। उसकी स्टेबिलिटी कहीं खो नहीं जाए, उसकी स्थिरता बनी रहे। तो यह मेन काम होता है न्यूट्रॉन का। यह रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रियाओं में, उनकी प्रतिक्रियाओं में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है? पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम बोल सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है, -1, जबकि पॉजिट्रॉन का जो आवेश है वो होता है +1। इसकी जो खोज है वो कार्ल एंडरसन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में खासकर पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। कार्ल एंडरसन ने, जो कि किसमें की थी? 1932 में। 1932 में कार्ल एंडरसन ने
पॉजिट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने इसे कॉस्मिक किरणों में देखा था। किसमें देखा था? कॉस्मिक किरणों में, और एक नए कण के रूप में पहचाना, जिसे कि पॉजिट्रॉन नाम दिया गया। इसकी विशेषता क्या थी आज आखिर में? इसकी जो विशेषता की बात करें तो सबसे ज़्यादा विशेषता यही थी कि इसका जो पॉजिट्रॉन का जो आवेश है वो प्लस वन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता था? -1। इसका मास पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि लगभग 9.11 इंटू 10⁻34 kg होता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो पॉजिट्रॉन आमतौर पर एटॉमिक रिएक्शंस और न्यूक्लियर प्रोसेस में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन एमिशन या एंटी मैटर के रूप में। ठीक है, अब बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी मैटर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एंटी मैटर का। एंटी मैटर यानी मैटर के बिल्कुल विपरीत वाला हिस्सा है। कैसे? जब पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो दोनों मिलकर के एनिहिलेशन करते हैं। एनिहिलेशन करते हैं मतलब सन्निकटन करते हैं, जिससे कि ऊर्जा का एमिशन होता है। इस प्रक्रिया में दो फोटोन उत्पन्न होते हैं, जो गामा रेज के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? गामा रेज के रूप में। पॉजिट्रॉन का जो यूज है वो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी स्कैन जैसे कि चिकित्सा उपकरणों में यूज किया जाता है, जो शरीर के भीतर के इमेजिंग में मदद करते हैं, उसके चित्रण में मदद करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो यह दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और दो गामा किरणों का एमिशन होता है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और यह एंटी मैटर का हिस्सा होता है। इसकी खोज 1932 में की थी। किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी। इसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर के जो चित्रण है उसके लिए यूज किया जाता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन से मिलकर सन्निकटन करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा एमिट होती है, एनर्जी का एमिशन होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और वैसे तो होने को तो काफ़ी सारे हैं, बट शुरुआत के 20 एटॉमिक नंबर आपको ये याद रखने हैं। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह अब आते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में समझते हैं। आखिर एटॉमिक नंबर होते क्या हैं? एटॉमिक नंबर वह नंबर होते हैं जो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या? प्रोटॉन की संख्या होती है किसमें? नाभिक में उपस्थित। यह परमाणु का एक विशेष गुण है और किसी तत्व की पहचान करने में हेल्पफुल होता है। अगर इसके मुख्य बातों की देखें तो यह हमेशा इंटीजर होते हैं। किसमें होते हैं? इंटीजर होते हैं। परमाणुविक संख्या यानी एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि परमाणु के नाभिक में हमेशा पूर्ण संख्या में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व के सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। उदाहरण के लिए कार्बन के सभी परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए कार्बन का परमाणुक जो एटॉमिक नंबर वो क्या होता है? 6 होता है। ठीक, एक तत्व की जो विशिष्टता है यानी परमाणुविक संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की पहचान करने का आसान तरीका है। एक ही एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट कोई अन्य तत्व से के जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है वो बिल्कुल विशेष गुण रखता है, अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। उदाहरण के तौर पर आप कार्बन को देख लीजिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। इसका मतलब होता है कि इसके सभी परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन को देख लीजिए। ऑक्सीजन की परमाणुविक संख्या होती है 8। इसका मतलब यह है कि सभी परमाणुओं के नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे। 8 प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणुविक संख्या 1 होता है। इसका मतलब होता है कि ये इसके परमाणु में एक ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन क्या निकला परमाणु एटॉमिक नंबर से? एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को बताती है। यह हमेशा इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है, होल नंबर होती है और किसी तत्व की पहचान करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, जो कि केवल कार्बन के तत्व के लिए ही विशिष्ट है। ठीक।
तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमेशा पूर्णांक होती है, क्योंकि जो एटम है वो हमेशा पूर्ण संख्या में प्रोटॉन रखता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसमें? एक ही तत्व के सभी परमाणुओं में। उदाहरण के तौर पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और किसी अन्य तत्व का परमाणविक संख्या 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह कार्बन का ही होता है सिर्फ। तो एटॉमिक नंबर तत्व का विशेष गुण है। ठीक। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की, यानी कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी एटॉमिक मास कहते हैं। हम इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, जहाँ P प्रोटॉन की संख्या और N न्यूट्रॉन की संख्या है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है गाइज, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, और इस लेक्चर का हर एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्ट से। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिए। किसी एलिमेंट के प्रतीक के साथ परमाणविक संख्या और द्रव्यमान संख्या को इस प्रकार दर्शाते हैं। कैसे? ZXA। यहाँ पर A एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने पढ़ा कि यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दिखाता है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। और X जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट के बारे में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखने जा रहे हैं उसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी एटम में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम कह सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन शेल्स में वितरित होते हैं। किसमें? शेल्स में वितरित होते हैं, यानी कि कक्षाओं में वितरित होते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक निर्धारित नियम के अनुसार होती है। वो कौन सा है? तो हम देखते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण 2n² सूत्र से किया जाता है। 2n² सूत्र से किया जाता है, जहां n कक्षा का नंबर है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर हम बात करें, इसमें जब हमने बात की थी कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो KLMN, यानी कि ये जो ऑर्बिट का नाम है वो KLMN है। ठीक है, तो n वहाँ पर कक्षा के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम n=1 रखते हैं तो यह k शेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि, और अगर हम k शेल की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर n अगर 1 रखते हैं, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं हम? के शेल की। और के शेल कौन सा है? बिल्कुल नाभिक के पास वाला शेल, ये वाला के शेल है। ठीक है, जिसमें हम n=1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 2 × 1², इस मीन्स 2। अगर हम बात करें ऐसे ही एल शेल की, ये जो एल शेल है यानी सेकंड कक्षा है, सेकंड कक्षा की बात करें तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होगी 2 × 2², यानी कि 8। और थर्ड शेल की बात करें, यानी एम शेल की बात करें, तो ये होगी 2 × 3² 18। और फोर्थ शेल की बात करें तो 2 × 4² 32। तो हम कह सकते हैं जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शेल वाइज जो डिवाइड किया गया है वो कौन सी है? 2 2 8 18 32। तो इस तरह से अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं शेल में। और शेल क्या होता है? नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनका जो नामकरण है वो शेल के माध्यम से किया गया है, जिसे हम KLMN से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं कि हर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को
हमने 2n² सूत्र से समझाया। अब बात करें वैलेंसी शेल की, यानी कि बाहरी कक्षा को संतुलित कक्षा कहा जाता है। किसी भी परमाणु के जो आउटसाइडर है, जो आउटसाइड बिल्कुल बाहर में जो ऑर्बिट है, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा को वैलेंस शेल कहते हैं। इस कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन संतुलित इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें संतुलित इलेक्ट्रॉनों के महत्व की, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। किसी भी एलिमेंट का कौन सा रासायनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर। जैसे कि किसी अन्य एलिमेंट के साथ उसकी रिएक्शन, उदाहरण के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन का एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो इसे दूसरे एलिमेंट के साथ रासायनिक बंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखा हमने कि हाइड्रोजन का जो 1 सेकेंड मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा समझाने की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1। इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करें तो इसमें सिर्फ केवल एक ही कक्षा का जिक्र होगा, कौन सा, के ऑर्बिट यानी के शेल का। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही परमाणु की संख्या होती है, इसकी जो परमाणु की संख्या होती है वो एक ही होती है। और जो अगर हम बात करें वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें के कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, के कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हमने क्या बात की, हमने लिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एलिमेंट को। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1। 1 का मतलब है कि इसके जो नाभिक में सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो वो एक प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन की इसमें अनुपस्थिति होती है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इस जो नाभिक के चक्कर लगा रहा है ये वाला जो ऑर्बिट है, इसको हमने कहा है के शेल। तो हम कह सकते हैं कि इस के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो होती है 8। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 2, 8, 18, 32। यानी के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम बात करें अगर ओ यानी कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे हो सकता है, तो ओ यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वितरण की, तो यहाँ पर हम 2 और 6 यानी कि हमने देखा कि के और एल तक ही इसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो कंप्लीट हो जाता है। और एल में भी सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि अगर ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और इसके जस्ट आउटसाइड में जो के शेल है इसमें तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके जस्ट अपर साइड की जो लेयर है यानी जो शेल है उस जिसे हम क्या बोलते हैं, एल शेल, तो इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें वैलेंसी शेल की, तो वैलेंसी शेल कौन सी है, एल शेल है। क्यों? क्योंकि यही वो शेल है जो कि केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को भी इस तरह के समझ सकते हैं हम। कैसे, 1 सेकेंड, नाइट्रोजन को भी ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7। अगर हम इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करें, हमने कैसे बात की कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं उनका जो नामकरण है वो शेल वाइज के एल एम एन से किया गया है।
के शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, एल शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है, एन शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। तो हमने बात की कि n इक्वल टू 7, यानी कि नाइट्रोजन का जो कि परमाणु संख्या नाइट्रोजन 7 है। आप गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो यहाँ पर इसका जो जिक्र किया गया है ना 20 परमाणु संख्या का, इनको तो कम से कम आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्ट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसको नंबर वाइज याद रहेंगे ये, तो आपको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो एन यानी कि नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो हम अगर इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें 2 + 5, 2 का तो पूरा भर जाएगा, यानी 2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो 2 तो इसका हो गया, अब बचा कितना? 5। तो 5 फिर नेक्स्ट किस में जाएगा? वो जाएगा 8 वाले शेल में, यानी कि एल शेल में। तो हम कह सकते हैं अगर ये नाइट्रोजन का नाभिक है, नाइट्रोजन परमाणु का नाभिक है, तो इसके जो एल शेल में तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके एम शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैलेंसी शेल है वो कौन सी है? एल शेल, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसी परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कौन सी होती है? 2n²। बाहरी कक्षा को वैलेंसी शेल कहते हैं, और इसमें स्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो रिस्पॉन्सिबल फंक्शन है वो किसके द्वारा जिम होता है? वो होता है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसे सरल भाषा में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि किसी परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का उनके ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स में व्यवस्थित होना। यह विन्यास परमाणु के रासायनिक और भौतिक गुणों को निर्धारित करता है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो शेल और उपशैल होते हैं। शेल और उपशैल, अभी हमने बात की कि शेल जो हैं वो के, एल, एम, एन होते हैं, लेकिन इन शेल के भी कुछ उपशैल होते हैं। जैसे कि अगर बात करें शेल और उपशैल की, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर शेल में घूमते हैं। इन कक्षा को हम के, एल, एम, एन आदि से नाम दिया गया है। हर कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन हर एक शेल की एक उपशैल भी होती है। वो उपशैल कैसी है? वो उपशैल है एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। ठीक है, अगर हम बात करें इनके उपशैल की, तो आप देख सकते हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। आप 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s लिख दीजिए। ठीक है, जो कि n = 1 के लिए 1s, n = 2 के लिए 2s, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f। तो इस तरह से आप के शेल की, एम शेल की, के एल एल शेल की, एम शेल की, एन शेल की, इन सभी शेलों की उप शेल के बारे में आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊर्जा का क्रम की, तो वो आफ्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में भरते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। क्या? जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ऊर्जा का क्रम कुछ इस प्रकार है। कैसे? पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। आप यहाँ देख सकते हैं गाइज कि सबसे पहले क्या आया? 1s, 1s आ गया। ठीक, सबसे पहले आया 1s। ठीक, फिर आया 2s, 2s। ठीक है,
फिर आया 2p। 2p देखो हम जो हैं वो ऐसे चलेंगे, 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा का क्रम है वो हमने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं पाउली। अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल यहाँ पर हमने बात की थी। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऊर्जा का जो क्रम है, ऊर्जा के क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल और सब शेल में भरते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। यह सिद्धांत जिसकी ऊर्जा सबसे लो होती है। यह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे निचली ऊर्जा वाले कक्षाओं में पहले प्रवेश करते हैं और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में जाते हैं। ऊर्जा के क्रम को हमने देख लिया, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5 4p 5s। तो यह क्रम बताता है कि 1s कक्षा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन में और इसी तरह उच्च ऊर्जा कक्षाओं में भरे जाते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या होती है 8। ठीक, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है। अब बात करते हैं पॉली अर्ध नियम, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली अर्ध नियम के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक है, स्पिन जो है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर +1/2 है और दूसरे का -1/2, तो यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे क्वांटम नंबरों के साथ एक ही शेल में नहीं रह सकते। एग्जाम्पल की बात हमने की थी कि यदि 2p उप कक्षा में, यानी कि 2p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके स्पिन विपरीत दिशा में होंगे। ठीक, अब बात करते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि हुंड का नियम यह कहता है कि जब किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वह पहले खाली ऑर्बिटल्स में अकेले भरता है और फिर जोड़े बनाता है। इसका मतलब यह है खाली ऑर्बिटल में पहले अकेला भरेगा। ठीक है, अकेला भरेगा, फिर जो है वो जोड़े बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जोड़े बनाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि अगर किसी सब शेल में 3 या उससे अधिक ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले हर ऑर्बिटल में अकेले भरेंगे और बाद में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो 3p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस तरह से भरेंगे। कैसे? अगर 3p इलेक्ट्रॉन की बात करें, 3p सब शेल की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले वो ऐसे भरेंगे, यानी कि अपर साइड उनका एरो साइन होगा। यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अकेले रहते हैं। यदि और इलेक्ट्रॉन जोड़ने की आवश्यकता हो तो वे पहले से भरे हुए ऑर्बिटल्स में जोड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन ये कहता है कि ऊर्जा का क्रम यानी अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में बढ़ते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनके स्पिन विपरीत दिशा में होंगे। ठीक, हुंड का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले खाली ऑर्बिटल्स में अकेले भरते हैं और बाद में जोड़े बनाते हैं। ये हुंड का नियम कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं उपयोगिता की। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में किसी तत्व के व्यवहार को समझने के लिए परमाणु के ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन और बॉन्डिंग को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। भारी कक्षा में, यानी कि हम कह सकते हैं संतुलित कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें
और डीपली और कंसेप्ट के साथ, तो वैलेंसी किसी एलिमेंट की संतुलित कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। और संयोजकता यह बताती है कि कोई भी एलिमेंट कितने ही रासायनिक बॉन्ड बना सकता हो, यानी वह कितने परमाणु से जुड़ सकता है। तो ये वैलेंसी का एक तरीके से प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 281 होता है। सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे छोड़ने के बाद वह Na+ आयन बन जाता है। सोडियम की संयोजकता +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और एक धनात्मक आयन बनाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2 8 7 होता है। ठीक, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर यह Cl- आयन बन जाता है। और क्लोरीन की जो संयोजकता है वो -1 होती है। कितनी होती है? -1, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और एक ऋणात्मक आयन बनाता है। तो संयोजकता को हमने सरल तरीके से समझा। सॉरी, संयोजकता यानी कि वैलेंसी यह दर्शाती है कि एक एलिमेंट कितने बंधन बना सकता है। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व धनात्मक आयन बनाएगा और उसकी संयोजकता +1 +2 एंड +3 ही होगी। अगर बाहरी कक्षा यानी कि 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह तत्व ऋणात्मक आयन बनाएगा और उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी -1 -2 या -3 हो सकती है। तो वैलेंसी हमेशा पूर्णांक होती है और यह उस संख्या के बराबर होती है जो तत्व अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन छोड़ने या प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि वह स्थिति हो सके आदर्श गैस की स्थिति में होता है। जैसे बात करते हैं आइसोटोप्स की, यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणविक संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। हमने क्या पढ़ा कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के वो परमाणु होते हैं, वो एटम होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर समान होती है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि इन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या प्रदान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिससे उनके द्रव्यमान में अंतर आता है। ठीक, बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन 1H1 प्रोटियम कहते हैं, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के प्रोटियम की यानी कि 1H1, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटियम। इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है। IH1H2 इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसका द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ठीक, अब एक आता है जो लास्ट है, वो है ट्रिटियम, यानी हमने एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हाँ जी, देखिए हम बात कर रहे थे 1H3 की। 1H3 यानी कि ट्राइटियम। ट्राइटियम एक तरीके से एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, यानी कि इसका जो उपयोग है वो नाभिकीय अनुसंधान में होता है। इसमें एक प्रोटॉन, अगर हम बात करें 1H3 की, तो इसमें एक तो होता है प्रोटॉन और 2 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। कार्बन के आइसोटॉप देखते हैं तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। तो अगर हम कार्बन 12 की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 13 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही होती है। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। सॉरी, एटॉमिक जो नंबर है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है और प्रोटॉन उस परमाणु के नाभिक में स्थित संख्या होती है, यानी कि उस नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे ये उसकी परमाणु संख्या का निर्धारण करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन अगर हम कार्बन के ही समस्थानिक यानी कार्बन के आइसोटोप की बात करें तो यहाँ पर कार्बन 12 में तो ठीक है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन कार्बन 13 की बात करें तो प्रोटॉन तो 6 ही होंगे लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 7 होंगे।
कार्बन 14 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, लेकिन 8 होंगे न्यूट्रॉन। अब कार्बन जो 14 है ये चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, अगर वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेम हुआ एग्जाम में तो कार्बन जो 14 है वो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। आयोडीन 131 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो उपयोग है वो घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम 235 इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में बाण में यूरेनियम 235 जो होता है उसके लिए किया जाता है। अगर हम यूरेनियम के आइसोटोप की बात करें तो यह बाण में यूरेनियम 235 और बाण में यूरेनियम 238 में होता है। ठीक साथियों, अगर हम बात करें यूरेनियम 235 की, किसकी? यूरेनियम 235 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बाण में तो होते हैं प्रोटॉन, ठीक, और 143 होते हैं न्यूट्रॉन, इसलिए इसका द्रव्यमान होता है कितना? 235। यह जो है यूरेनियम 235 इसका यूज क्या 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 होता है? इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन की प्रोसेस के लिए। किसके लिए? फिशन की प्रोसेस के लिए। ठीक, अब बात करते हैं यूरेनियम 238 की। इसमें प्रोटॉन की संख्या तो होती है 92 और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 146। तो यानी कि द्रव्यमान संख्या हम कह सकते हैं इसकी 238 होती है। इसका उपयोग भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्टर में सक्रिय रूप से फिशन के लिए उपयोग नहीं होता। किसके लिए? फिशन के लिए उपयोग नहीं होता एक्टिव तौर पर। किसका? यूरेनियम 238 का। सिर्फ फिशन के लिए ही कौन होती है? ये यूरेनियम 235, यानी कि नाभिकीय संलयन के लिए, सॉरी, नाभिकीय विखंडन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? यूरेनियम 235। अब बात करते हैं समस्थानिकों के उपयोग। ठीक है भाई, हमने देखा कि कैसे इनका जो उपयोग होता है वो हमने देख लिया। कार्बन 14 का जो कि चट्टानों के आयु में, आयोडीन 131 का घेंगा रोग में, और यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आइसोबार्स यानी कि समभारिक यानी कि आइसोबार्स वे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास जो है वो समान होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि इन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान होती है, उनका कुल द्रव्यमान समान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो इनमें जो अगर हम बात करें 19 पोटेशियम 40 की, तो इसमें 19 तो होते हैं प्रोटॉन और 21 होते हैं न्यूट्रॉन, इसलिए इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 40। ऐसे ही अगर हम 20 Ca 40 की बात करें तो इसमें 20 तो होते हैं प्रोटॉन और 20 ही होते हैं न्यूट्रॉन, यानी इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 होती है। यहाँ इन दोनों आइसोबार्स की एटॉमिक मास 40 है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, क्योंकि एक में 19 प्रोटॉन जो कि पोटेशियम में स्थित होता है और दूसरे में 20 प्रोटॉन जो कि कैल्शियम में सिचुएट होते हैं। तो इनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं आखिर में संभारिक की? तो संभारिक की जो रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग संख्या में प्रोटॉन होते हैं जो उनके रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हालांकि भौतिक गुण जैसे द्रव्यमान, कुछ अन्य विशेषताएं समान होती है। क्यों? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। कॉन्क्लूजन क्या निकला? कॉन्क्लूजन यही निकला कि संभारिकों का अध्ययन यह दर्शाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तन करने से द्रव्यमान संख्या रहते हुए भी रासायनिक गुण में भिन्नता हो सकती है। यह परमाणु ये जो भिन्नता है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये परमाणु विज्ञान और रसायन शास्त्र में, हमारी केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है समन्यूनिक यानी कि आइसोटोन्स।
आइसोटोन से हम क्या समझते हैं? आइसोटोन्स अलग अलग एलिमेंट के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो है वो, यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा गया है। तो प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब है कि इन परमाणुओं में, इन एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जबकि परमाणुविक संख्या भिन्न भिन्न होती है। हमने बात की थी प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि परमाणुविक संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, एटॉमिक नंबर की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए कह सकते हैं हम कि वे एक तरीके से विभिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। जैसे बात करें ऑक्सीजन 16 की, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 15, इन दोनों की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन 16 की बात करें तो इसमें 8 तो होते हैं प्रोटॉन और 8 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, और न्यूट्रॉन जो हैं वो होते हैं 8। ठीक, अब बात करते हैं 7 नाइट्रोजन 15 की। तो इसमें प्रोटॉन होते हैं 8, इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और नाइट्रोजन होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन होते हैं 8। ये दोनों सेम है। क्या? न्यूट्रॉन सेम है। यहाँ पर दोनों एलिमेंट के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या n इक्वल्स टू 8 इक्वल है, लेकिन उनके प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, जिससे ये अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाँ, तो हमने जो आइसोटोन्स की क्या स्पेसिफिकेशंस देखी थी कि न्यूट्रॉन की समान संख्या होने के कारण इनकी भौतिक गुण जैसे मास, मास, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में कुछ समानताएं हो सकती है। हालांकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जो एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमने कॉन्क्लूजन क्या निकाला किसका? आइसोटोन्स का। वो यही निकाला कि भले ही परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उनका रासायनिक व्यवहार अलग अलग होता है। यह परमाणु विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु की केवल स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टीज को ही प्रभावित कर सकती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9, जेड 9। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास है वो होता है 19। तो एन, यानी कि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये होता है 10। प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन इसमें 9 ही आएगा, इलेक्ट्रॉन 9 ही आएगा और वैलेंसी 1 ही आएगी। प्रोटॉन 9 क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो वैलेंसी हमने देख ली कितनी होगी इसकी, 1 होगी फ्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये 1 होती क्यों है? हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2, 8, 18, 32 में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे शेल वाइज, तो जो फ्लोरीन है इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। ये 9 होता है। तो 9 को इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इसके शेल में कि जैसे 2, 8 और 1। अब यहाँ पर जो 1 है, यानी कि लास्ट शेल में के, एल और एम, तो एम शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यही एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसे ही हम बोलते हैं क्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन आयन M3+, देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 14 न्यूट्रॉन, देन फाइंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट M एंड नेम ऑफ दैट एलिमेंट। चूंकि हमें दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है? Z इक्वल टू 13। ये जो 13 है ये कैसे आया? हमें दे रखा है कि 10 तो इलेक्ट्रॉन है, और जो आयन की बात हो रही है वो हो रही है M3+, यानी इसने 3 जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो दान कर दिए हैं। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 14, सॉरी 13, 13। और ये जो 13 है ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? ये करते हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है, यानी कि Z। अब एटॉमिक नंबर निकल गया यहाँ से, एटॉमिक नंबर निकल गया,
तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? कि जो मास दे रखा है उसमें से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो निकल गया, लेकिन जो मास है वो क्या है? वो मास है उसका जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, प्रोटॉन संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है मास। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में न्यूट्रॉन की संख्या 14 रखेंगे और मास को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और जेड की संख्या यानी एटॉमिक नंबर को एज इट इज 13 रखेंगे, जो हमने यहाँ से फाइंड किया है, तो जो मास है एटॉमिक मास वो आ जाएगा 27। और 27 किसका, जो 27 वाला कौन सा एलिमेंट है? वो है एल्यूमिनियम। ठीक, अब बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी, परमाणुकता आखिर होती क्या है? किसी भी एलिमेंट के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, उसका एक मॉलिक्यूल उठा लीजिए और उस एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु होंगे उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल के एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑर्गन एक तरीके से मोनो एटॉमिक है। क्या है? ऑर्गन मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गन अणु में एक परमाणु होता है। हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि हीलियम के अणु में एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हीलियम, ऑक्सीजन की बात करें तो O2, इसको O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक तरीके से डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें तो ये भी जो है एक तरीके से डाई एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं। ठीक, दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी डाई एटॉमिक है, क्योंकि इसमें भी जो है वो नाइट्रोजन के दो ही अणु होते हैं शुरुआत से ही, लेकिन हमारा कभी ध्यान गया नहीं था। ठीक है, कि ये डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या होते हैं। ठीक, क्लोरीन की बात करें तो यह भी एक डाई एटॉमिक है। क्या है? डाई एटॉमिक। क्यों? कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो परमाणु होते हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में एक तरीके से टेट्रा एटॉमिक होता है। क्या? फॉस्फोरस। इसकी जो एटॉमिसिटी होती है कितनी होती है? टेट्रा एटॉमिक। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में P4, फॉस्फोरस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P4 से। कह सकते हैं इसमें चार जो है, चार फॉस्फोरस के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक, और बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर की परमाणुकता, सल्फर की एटॉमिसिटी ये होती है पॉली एटॉमिक, यानी बहुत सारे एटम। क्योंकि सल्फर को हमने कैसे लिखते हैं? S8 यानी कि इसके जो ये जो सल्फर है इसके नाभिक में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। कह सकते हैं, सॉरी गलत लिख दिया, माय मिस्टेक। सल्फर जो है इसका, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं 8 अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि यूं कहें कि सल्फर अणु में 8 परमाणु होते हैं। सल्फर अणु में 8 परमाणु होते हैं, जिसे हम S8 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, यानी कि मोल अवधारणा। मोल एक ऐसी इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए उपयोग की जाती है। यह मापने का तरीका किसी पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या कणों की संख्या को संदर्भित करता है, उनको बताता है। एवोगाद्रो नंबर की बात करें तो यह 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि जिसे हम एक मोल भी कहते हैं। यानी एक अगर कोई पार्टिकल उठा लीजिए, उसमें इतने सारे कण मौजूद होंगे, इतने सारे कण। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, चाहे वे अणु हो, परमाणु हो या कोई भी आयन हो। ठीक है, मोल मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर की क्वांटिटी हो, मोल जो है वो मेजर करता है किसकी क्वांटिटी को, किसकी? मैटर की क्वांटिटी को।
अब बात करते हैं मोल की गणना के सूत्र। फॉर्मूला क्या है आखिर में? मोल की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m/m, यानी स्मॉल m/m। स्मॉल m तो होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और कैपिटल M होता है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। यह सूत्र हमें यह बताता है कि यदि हम किसी पदार्थ का द्रव्यमान जानते हैं तो हम उसकी मोल संख्या निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से विभाजित करके मोल संख्या प्राप्त की जा सकती है। बात करते हैं कणों की संख्या यानी कि मोल। तो ये होते हैं n = n/n नोड, जहां पर जो n है वो दिए गए कणों की संख्या है और n नोड जो है वो एवोगाद्रो संख्या है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोगाद्रो नंबर है जो कि बताता है कि इतने एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। साथियों, मोल की अवधारणा का इम्पोर्टेंस क्यों इतना रचा गया है? इसके पीछे का कारण बस कुछ नहीं है, बस इतना ही कारण है कि मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं में पदार्थ की मात्रा का हिसाब लगाने में सहायक होती है। हम यानी कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है उनमें पदार्थों की कितनी मात्रा यूज़ की गई है उसको उसका हिसाब लगाने में सक्षम होती है मोल कॉन्सेप्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने कण गए, कितने अणु परमाणु इनको गए किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। यह हमें रासायनिक समीकरणों में सही मात्रा में पदार्थों का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मोल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम गैसों के गुण, तापमान, दबाव और वॉल्यूम के बीच संबंध भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे एक मोल हाइड्रोजन में जो H2 गैस है यानी कि हाइड्रोजन गैस है उसके कितने अणु होते हैं? वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे ही अगर एक मोल पानी की बात करें तो यानी H2O की, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पर हीलियम के 2 ग्राम में कितने मोल होंगे? हीलियम के 2 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो हमें दिया गया है कि द्रव्यमान है 2 ग्राम, मोलर द्रव्यमान यानी m वो है 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल। तो मोल की संख्या किस सूत्र से निकाल सकते हैं? स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, यानी 2/4 यानी 0.5 मोल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक मोल ऑक्सीजन के गैस में कितने अणु होते हैं? तो ये फिक्स है, एक मोल ऑक्सीजन के गैस में वह 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? तो दिया गया है 16 ग्राम जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास जो है वो कितना है? 16 ग्राम पर मोल। तो मोल की संख्या निकालने के लिए 16/16 यानी कि स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, तो ये हो जाएगा 1 मोल। कितना हो जाएगा? 1 मोल। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। हम इसे डिटेल में समझेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें किसी कंपाउंड में तो हम बात करेंगे सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्लोराइड दो तरीके से कंपाउंड, दो तरीके से ये एलिमेंट बन करके ये बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एटॉमिक रेशियोज की तो एल्यूमिनियम का तो होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 3 और कैल्शियम का 1। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AlCl3। AlCl3 3 इधर चल जाएगा और K जो है वो इधर आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इसमें कार्बन और क्लोरीन होते हैं, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन। इसके एटॉमिक रेशियोज की बात करें तो सी रेशो 1 सेकेंड गाइस, C/Cl की बात करें तो वो होता है 1/4। कितना? 1/4। और केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल फॉर्मूला की, तो CCl4
ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो गाइज ये होता है हमारी थ्योरेटिकल सेक्शन का पार्ट कंप्लीट। अब हम इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे, उनका एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस वैज्ञानिक ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया उसका नाम क्या था? ये था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी बताई, और सबसे पहले इन्होंने बताया कि पदार्थ क्या है, क्योंकि वह पदार्थ वह सब चीज़ है जिन्हें हम देख सकते हैं। और इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत में क्या था कि इन्होंने पदार्थ बताया था कि पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपस में समान होते हैं। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का, यानी कि कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का संबंध किससे है? तो ये है डी ब्लॉक से संबंधित है। किसे? डी ब्लॉक से। अगर हम समझे तो एटॉमिक नंबर की, तो परमाणु संख्या किसी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। जब हम किसी एलिमेंट का परमाणु संख्या जानते हैं तो हम उस एलिमेंट की पहचान भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का नाम कॉपर है। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर 4 प्रमुख ब्लॉक्स में बांटा गया है। एस ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक की बात करें तो इसमें उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी सब शेल में एस ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें सब शेल में पी ऑर्बिटल भरे होते हैं। सॉरी गाइज। ठीक है, तो इस तरह डी ब्लॉक में भी और एफ ब्लॉक में भी सेम सिचुएशन होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक जो है इसमें उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके सब शेल में एफ ऑर्बिटल भरे होते हैं। ये जो एलिमेंट है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के रूप में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये भरेगा 1s को, 1s को, फिर जाएगा ये 2s में, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s। तो ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन चलता रहता है। ठीक, किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में फंसे रहते हैं? ये तर्क किसने दिया? ये दिया था जे जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे जे थॉमसन ने। अगर हम बात करें जे जे थॉमसन की, तो इन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल बनाया, तैयार किया था। प्लम पुडिंग मॉडल मॉडल ये तैयार किया था इन्होंने 1897 में इसकी थ्योरी दे दी थी जे जे थॉमसन ने, कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में फंसे रहते हैं। जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक पॉजिटिवली चार्ज आवेशित गोला है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। इस मॉडल का जो नाम दिया गया था वो प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उस गोले के अंदर प्लम्स की तरह फैले होते हैं। थॉमसन का यह मॉडल परमाणु के बारे में पहली थ्योरी थी जिसमें परमाणु को एक समान रूप से आवेशित गोलाकार संरचना माना गया। तो प्लम पुडिंग मॉडल हमने बताया था कि किस तरीके से परमाणु का एक जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है वो तो पुडिंग की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लम्स की तरह के रूप में उसमें बिखरे हुए होते हैं। यह मॉडल तब तक सही था जब तक रदरफोर्ड ने 1911 में प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध नहीं किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान होता है और उसका केंद्र एक छोटा सा घना सकारात्मक रूप से आवेशित कण होता है, सॉरी नाभिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेम्स चैडविक की खोज किसने की? ये की थी न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने।
प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके काम के लिए 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये थे जे थॉमसन। आमतौर पर एक परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु है, ये इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जो विद्युत रूप से तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु होते हैं वह कौन सा है? ये है न्यूट्रिनो। कौन सा है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक बहुत ही माइन्यूट मॉलिक्यूल है, माइन्यूट कण है, यानी सूक्ष्म कण होता है जो विद्युत रूप से न्यूट्रल होता है। इसका कोई आवेश नहीं होता है। इसका जो मास भी है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग 0 के बराबर। न्यूट्रॉनों की विशेषता यह है कि यह पदार्थ से बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए इसे वीकली इंटरेक्टिंग कण भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो का अध्ययन आमतौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है क्योंकि यह सूर्य, सुपरनोवा और अन्य खगोलीय घटनाओं से उत्पन्न होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन की बात करें तो एक तरीके से ये एंटी पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के समतुल्य होते हैं। क्या? पॉजिट्रॉन। इसका जो समान द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसका आवेश वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन में तो होता है नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन में होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एनिहिलेशन करते हैं और ऊर्जा के रूप में समाप्त हो जाते हैं। पॉजिट्रॉन का अक्सर जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अभी हमने बताया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। निम्न में से किस कण पर सकारात्मक आवेश होता है? प्रोटॉन। जिन उप परमाणु के गुण सामान्य उप परमाणु कानूनों से विपरीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? What are the subatomic particles called that have properties opportunities to the normal subatomic particles? ये कहा जाता है एंटी पार्टिकल। क्या कहा जाता है? एंटी पार्टिकल। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी पार्टिकल की तो इनकी जो गुणात्मक विशेषता हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सामान्य उप परमाणु यानी सब एटम्स कणों के विपरीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की, किसकी? पॉजिट्रॉन की, तो इसका जो आवेश वो सकारात्मक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है। जब एक सामान्य कण और उसका एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो वे आपस में विनष्ट हो जाते हैं और यह प्रक्रिया इनहेलिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एटम शब्द की खोज किसने की थी? तो ये की थी सबसे पहले, शुरू मैंने आपको बताया था कि एटम शब्द की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। क्या इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक आवेश होता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक आवेश होता है। बात करें इसके आवेश की तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक सकारात्मक आवेश वाले कण की खोज की जिसका मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर प्रतीत होता है? तो ये क्या है? 1932। तीसरी कक्षा या एम शेल में, कौन सी? KLM। तो इसकी अगर बात करें तो 2, 8, 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एम शेल में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तीसरी कक्षा या एम शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 18। क्या? 18। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो ये कुछ बयान हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लीजिएगा।
मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ टू द पॉइंट कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है ये। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज द लार्जर देन एटम्स। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गुणांक का जोड़ सही है? तो ये है क्लोरीन 1। परमाणु के क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो निकटवर्ती परमाणु में क्षणिक द्विध्रुवों के द्वारा प्रेरित करते हैं? यह आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, केवल कम दूरी पर भी महत्वपूर्ण होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर जनरेटेड बाय इंस्टेंटेनियस डायपोल्स इन एटम्स which induce which induce instantaneous dipoles in neighboring atoms, produce an attractive force and are significant only at short distances? तो ये है वॉन डेर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स? वॉन डेर वाल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1898 में किसके सिद्धांत ने यह बताया कि आयन या समूह धातु से द्वितीयक बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं? धातु से द्वितीयक बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं जिनके समस्थानिक विन्यास विभिन्न विषय समन्वय संख्याओं के रूप में होते हैं। ये किसने बताया? अल्फ्रेड वर्नर ने। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की होती है पॉली, फिर सॉरी, फास्फोरस की होती है टेट्रा एटोमिसिटी यानी P4। इसके 4 अणु होते हैं फास्फोरस में, तो इसकी जो होती है टेट्रा एटोमिसिटी, इसकी फास्फोरस की। परमाणु की इलेक्ट्रॉन विन्यास में सूत्र 2n² में n क्या होता है? ये n नाभिक से दिए गए कोश की संख्या होती है, यानी कि KLMN। तो इस तरह ये एक तरीके से n है, n शेल है, ये K शेल, L शेल, M शेल। इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2n² होती है, जहाँ पर m जो है वो हम 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो शेल की नंबरिंग है वो भी बढ़ती जाएगी, वो 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक, क्वेश्चन आता है कि पहला इलेक्ट्रॉन शेल जो नाभिक के सबसे निकट होता है उसमें कभी n से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, जहां n के बराबर होता है 2। पहला इलेक्ट्रॉन शेल यानी K शेल की बात हो रही है, और K शेल में हमने बताया था कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। K अगर L की बात करें KLMN, तो यहाँ पर 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो K शेल की बात हो रही है पर यहाँ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो गाइस ये रहा संपूर्ण एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल और एमसीक्यू टेस्ट की फॉर्मेट में हमारा रिवीजन, या यूं कहे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। तो यहाँ मैं कहूँगा साथियों कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी डिटेल, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट में गहराई से समझ लिया है। इसी तरह आपको इस प्लेटफॉर्म पर साइंस के सभी सब्जेक्ट 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कवर करवाऊंगा, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बना सकें और कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। यह सीरीज इसी प्रकार जारी रहेगी और आप इससे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की सीरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद।